तो जो न्यू चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका नाम है चैप्टर नंबर 13 और ये है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस जनरली अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो क्या होता है ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस। ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक पर्टिकुलर जंतु, जीव जंतु, सिर्फ एक बंदे को ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और पॉपुलेशन मतलब उन्हीं बहुत सारे सेम ऑर्गेनिजम्स का या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का पूरा समूह, मतलब मिक्सचर पूरा का पूरा, जो एक बहुत बड़े एरिया में जितने सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म अगर रहेंगे तो वो उसकी पॉपुलेशंस होंगी। इसके अंदर हम सबसे पहले जो टर्म पे चल रहे हैं वो है आपकी इकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म कहीं पे रहता है वो, और उसके बीच के रिलेशनशिप, उसके अराउंड सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, कैसी जगह पे रहता है वो, मॉइस्चर कैसा मिलता है उसे, सनलाइट कितनी मिलती है उसे, खाने को क्या मिलता है उसे, ये सारी चीज़ों के बीच में रिलेशन, एक ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास की चीज़ों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कहेंगे, उसकी स्टडी को हम कहेंगे इकोलॉजी। ठीक है। अब इकोलॉजी जो है इसके अलग अलग लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला लेवल है ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल में हम क्या करते हैं, लिविंग कंपोनेंट, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम देखते हैं, एक पर्टिकुलर लिविंग इंडिविजुअल को अगर हम देखेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म होता है। और ये बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की। इकोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म के बाद नेक्स्ट लेवल है जो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑर्गेनिजम्स, सेम फीचर्स और सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स के पूरे जितने भी सारे के सारे सेम फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। इट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर फीचर्स एंड पोटेंशियल टू इंटरब्रीड, एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग भी कर पाएँ, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलके ब्रीडिंग भी कर पाएँ, अलग अलग नहीं होंगे मतलब सिमिलर होंगे, तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। पहला लेवल ऑर्गेनिजम्स, दूसरा लेवल पॉपुलेशन, तीसरा लेवल कम्युनिटीज़। अलग अलग पॉपुलेशंस, अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वो साथ रहते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे वो साथ रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। और फिर लास्ट चीज़ है बायोम। ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। ये इट कंसिस्ट ऑफ कि कौन सी जगह है। जैसे कि इंडिया में अगर बायोम्स की बात करें तो रेन फॉरेस्ट अलग जगह होती है, सी कोस्ट अलग जगह होती है, डेजर्ट अलग जगह होती है, प्लेन्स अलग जगह होती है, माउंटेन्स अलग जगह होते हैं, तो वो अलग अलग बायोम्स हैं। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, बायोम्स, ये 4 लेवल्स हैं इकोलॉजी की। ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब एक इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, उसके आसपास की जितनी भी जगह को कहते हैं, जिस जगह पे एक इंडिविजुअल रहता है उसे हम कहते हैं हैबिटेट। ठीक है। बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में उसको हम कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है। तो हमने अभी तक इकोलॉजी के 4 लेवल्स, हैबिटेट और बायोटिक कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। फिर हम आते हैं बात एनवायरनमेंट की। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसके आसपास जितने भी लिविंग, नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो है उन सब का जो एडिशन है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, कुछ लोग बहुत बुरे, डिपेंड करता है वो किस तरह से रह रहे हैं, उनके आसपास लोग कैसे हैं, उनको खाना कैसे मिल रहा है, उनको हवा कैसे मिल रही है, उनको शेल्टर कैसा मिल रहा है। ये सारी चीज़ें एक एनवायरनमेंट को बताती हैं कि वो एनवायरनमेंट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या एनवायरनमेंट है। ठीक है। इंडिया में अलग अलग बायोम्स हैं, ये तो हमें पता ही है, बहुत सारे अलग अलग बायोम्स होते हैं। और इंडिया में तो सभी हैं, खैर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो नहीं है, सॉरी, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, सब कुछ इंडिया में है। ठीक है ना, सी कोस्ट वगैरह वगैरह। तो वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है जो अलग अलग एनवायरनमेंट बनते हैं। राजस्थान में डेजर्ट्स हैं, मेघालय में रेन बहुत पड़ती है, तो ये अलग अलग तरह से आपके एनवायरनमेंट्स हैं। कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे को इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग तरह से। ये सारी नॉन लिविंग कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट के अंडर ही होता है ये, नॉन लिविंग कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट की जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं अलग अलग तरह से। ठीक है। सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में सुने। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हम लोगों को पता है कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है, वो आपका टेम्परेचर हो जाएगा।
पर मोस्टली टेम्परेचर एक बहुत बड़ा, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। याद रखिए, जहाँ पे पोलर रीजन्स के आसपास की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 के आसपास रहता है, सब 0 लेवल्स पे रहता है, और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी बहुत कम टेम्परेचर रहता है। वेयर एज डेजर्ट्स वगैरह में समर्स में देखा जाए तो टेम्परेचर 50 डिग्री भी पार कर लेता है। कभी कभार कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 100 डिग्री से भी ज़्यादा में रहते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे आपके हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। ठंडे में अलग रहते हैं, गर्मी में अलग रहते हैं, बहुत गर्म में अलग अलग रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग मिड में रहते हैं, 30 से 50 के बीच में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सके, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सके, उन्हें हम कहते हैं यूरीथर्मल, EURY, यूरीथर्मल टेम्परेचर, यूरीथर्मल एनिमल्स। जितने भी मैमल्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, मैमल्स वगैरह होते हैं, वो सारे आपका यूरीथर्मल होते हैं। दूसरा जो होता है, जो इसमें तो यूरीथर्मल क्या होता है, ये ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं। वेयर एज दूसरा जो होता है वो होता है स्टीनोथर्मल, STENO, स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल वो होते हैं जो सिर्फ ज़्यादा वाइड वैरायटी को नहीं झेल सकते, सिर्फ नैरो टेम्परेचर रेंज को ही झेल सकते हैं, ठीक है। जैसे पोलर बियर हैं, वो यहाँ पे आके नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उन्हें गर्मी लगेगी, वो हो सकता है मर भी जाए। उनकी जो स्किन है वो उस तरह से है ही नहीं कि वो गर्म एटमॉस्फेयर में रह सकें, ठीक है। तो वो जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं वो स्टीनोथर्मल, ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं वो यूरीथर्मल, ठीक है। दूसरा एबायोटिक फैक्टर जो है वो है आपका वाटर। वाटर जो है बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है लाइफ के लिए। वाटर बहुत ज़रूरी है, वाटर के बिना कुछ भी नहीं है। पर फिर भी डिपेंडेंसी जो है वाटर की, या अवेलेबिलिटी जो है वाटर की, वो अलग अलग होती है। कहीं पे वाटर ज़्यादा होता है, कहीं पे वाटर कम होता है। वाटर में जो है मेनली जो होती है वो होती है उसकी सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब उसमें कितने सॉल्ट्स हैं। आपको पता है सी वाटर हम लोग नहीं पी सकते, क्योंकि सी वाटर में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग पी सकते हैं सिर्फ फ्रेश वाटर, हम लोग कभी भी मेरीन वाटर नहीं पी सकते, क्योंकि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगी, हम मर भी सकते हैं उसे पी के ज़्यादा, ठीक है ना। हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अलग अलग सैलिनिटी होती है। सेलाइन मतलब सॉल्ट्स कितने हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को झेल सकें, वाटर की वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को झेल सकें, उसको हम कहते हैं यूरी हेलाइन, HALINE, ठीक है। थर्मल था, इसमें हेलाइन है। और जो नैरो रेंज को झेल सकें वो स्टीनो हेलाइन, HALINE, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे। हम स्टीनो हेलाइन है, हम यूरी हेलाइन नहीं है, पर हम यूरी थर्मल है, ठीक है। डिफरेंस समझ रहे हो? थर्मल में जो वाइड रेंज को झेल सकता है वो यूरी थर्मल, कम रेंज को झेल सकता है वो स्टीनो थर्मल, और उस वाटर के लिए सैलिनिटी के लिए यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन। तीसरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर आ जाता है आपका लाइट। लाइट सोर्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के थ्रू पूरी दुनिया चलनी है। एनर्जी का मेन सोर्स लाइट ही है, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ लाइट के हिसाब से ही होनी है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। डिपेंड करता है कौन सा प्लांट कहाँ रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से उसको लाइट अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो आगे चलता है। याद रखें, ज़्यादा लाइट होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उसे। तो सनलाइट से फ़ायदा तो ये है ही, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम लाइट में भी अपने आप को सपोर्ट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते, एनर्जी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट फैक्टर जो है हमारा एबायोटिक फैक्टर, वो है सॉइल। सॉइल का जो होता है, सॉइल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की, अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है। हो सकता है सॉइल का आसपास का क्लाइमेट कैसा है वो भी सॉइल को डिटरमाइन करता है। वेदरिंग प्रोसेस कैसा है, उसके अंदर कौन से टाइप का रॉक टूट के सॉइल बनी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। रेड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स भी होती है, जिनमें फिर अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स जी सकते हैं, ठीक है ना। अगर बिल्कुल आप बहुत सख्त मिट्टी की बना दोगे तो जितने भी अंडर द ग्राउंड रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उन्हें वो खोदते हैं और फिर अंदर घुसते हैं ग्राउंड के, ठीक है ना। उन्हें थोड़ी सी लूज़ मिट्टी चाहिए, मतलब वो खुद बनाएंगे थोड़ी सी लूज़, बट फिर भी उन्हें ऐसी मिट्टी चाहिए जो वो तोड़ पाएँ। प्लांट्स को अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल की ज़रूरत होती है। तो सॉइल एक और मेजर एबायोटिक फैक्टर है, जो कि ह्यूमंस ही नहीं, पूरी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हेल्प करता है। टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, ये 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स है। लिखने को आएगा तो आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हमने पढ़े कि 4 एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उन चारों का
के अंदर अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे ये बायोटिक फैक्टर्स को, वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स है वो है रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब होता है कि अपना बॉडी टेम्परेचर को हम रेगुलेट करें। रेगुलेट करें मतलब होम्योस्टेसिस करें, एक वर्ड आता है इसमें होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस करें। यहाँ पे मतलब है कि अपनी बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करें। एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम चेंज ना हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा रेगुलेटेड रहे, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के लिए बॉडी टेम्परेचर जो है वो अराउंड 37-36 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो सर्दियों में हम लोग शिवर करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, जब ठंडी होती है बॉडी को गर्म करते हैं, और गर्मियों में हम लोग स्वेट करके अपने बॉडी को ठंडा कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है रेगुलेट। इन ऑर्गेनिजम्स को हम रेगुलेटर्स कहते हैं और इनको हम एंडोथर्म्स भी कहते हैं, रेगुलेट जो करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब है अराउंड 99% ऑफ एनिमल्स और सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। रेगुलेटर्स थे एंडोथर्म्स, कन्फॉर्मर्स होते हैं एक्टोथर्म्स। बॉडी टेम्परेचर बाहर के साथ चेंज होता रहेगा। एंडो मतलब अंदर की तरफ से, बाहर, एक्टो मतलब बाहर की तरफ से। जैसे बाहर एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे ही बॉडी टेम्परेचर आपका चेंज होता रहेगा। साथ जितने भी मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी चेंज कर लेते हैं। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन वाटर में कैसी है उसके हिसाब से वो रह लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना बाहर के बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर थर्मो रेगुलेशन का मतलब कि एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बट ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंस लगता है इसमें, इसलिए बहुत सारे एनिमल ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की बात है। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी माइग्रेट। अब जो ऑर्गेनिजम्स कंफर्म पूरी तरह से नहीं कर पाते, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल गर्मी हो जाएगी, वो रह नहीं सकते, या अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो वो कर लेते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं दूर जाके चले जाते हैं, जब तक अपने यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो वापस प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म मूव अवे टेम्परेरीली फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया। स्ट्रेसफुल एरिया से, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी है, उससे एक अलग जगह पे जाके रहने लगे थोड़े टाइम के लिए, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। बर्ड्स जो होती हैं वो ज़्यादातर माइग्रेशन करती हैं। अलग अलग बर्ड्स आपने देखी हैं बहुत दूर दूर तक माइग्रेट कर लेती हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टेम्परेचर में, तो वो दूसरी जगह चली जाती हैं, माइग्रेट। और चौथी चीज़ है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब है कि अब आप ना रेगुलेट कर पाए अपनी बॉडी को ढंग से, कंफर्म पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। माइग्रेट कैसे करेंगे, बर्ड्स तो चलो इधर से उधर, भालू कैसे उधर से उधर जाएगा, तो वो अपने आप को सस्पेंड कर लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने अराउंड स्पोर बना लेते हैं। स्पोर, अब ये स्पोर क्या होते हैं, ये स्पोर जो है हर चीज़ से बचाते हैं, एनवायरनमेंट की चीज़ों से बचाते हैं, और उस टाइम पे ये अंदर ही अंदर दबे रहते हैं स्पोर के अंदर, और बाहर वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं, और वॉल की वजह से वो बच जाते हैं, ठीक है। जब सुटेबल एनवायरनमेंट आता है तो वापस ये जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देते हैं। हायर प्लांट्स वगैरह में ये थोड़ी सी चीज़ मुश्किल है, पर फिर भी इनकी जो सीड्स हैं वो चली जाती हैं इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी में चली जाती है, डॉर्मेंट हो जाती है। डॉर्मेंट मतलब जब तक प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेंगी तब तक ये ऐसे डेड जैसे लगेगा। जैसे ही इन्हें प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन मिलेगी, तो ये जर्मिनेट कर सकते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स होते हैं वो भी इस टाइम को एस्केप कर सकते हैं। अब वो इधर से उधर जा तो सकते नहीं हैं, बट वो फेवरेबल कंडीशंस में क्या कर लेते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हाइबरनेट। बियर्स जो होते हैं वो सर्दी के टाइम में हाइबरनेट कर लेते हैं, वो बहुत लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, 1-2 महीने की स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर। और इनके अंदर का जितना भी फैट है ना, वो उनका एनर्जी सोर्स की तरह काम आता है, क्योंकि ज़्यादातर सोते रहते हैं तो एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती। फिर भी जो यूटिलाइज हो रही है रेस्पिरेशन वगैरह में, वो सारा उनकी फ़ैट से यूटिलाइज हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी स्नेल्स और फिशेस वगैरह एस्टिवेशन में चले जाते हैं, ठीक है। और एस्टिवेशन का मतलब है कि वो भी हाइबरनेट कर लिया, बट इस बार ये समर स्लीप में चले जाते हैं। गर्मियों के टाइम में स्नेल्स और फिश जो हैं वो गर्म पानी ज़्यादा होता है, तो इसलिए एस्टिवेशन में चले जाते हैं, ठीक है।
तो ये अलग अलग सस्पेंड करने के तरीके हैं, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन, डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। माइग्रेट आपको पता ही है, इधर से उधर चले गए। कन्फॉर्मर का मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लिया विद टेम्परेचर और रेगुलेट कर लिया। तो इसके लिए एक ग्राफ है सिंपल, इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर का, या इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर का, एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर का। रेगुलेटर्स जो होते हैं वो इंटरनल कांस्टेंट रहता है, उनका चेंज नहीं होता है, एक्सटर्नल चेंज होता रहेगा तो भी चेंज नहीं होएगा। कन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो साथ साथ चेंज होते हैं दोनों। और तीसरी चीज़ होती है पार्शियल रेगुलेटर्स। ये कुछ टाइम तक तो कन्फर्म कर लेते हैं, बट एक टेम्परेचर के बाद वो कन्फर्म नहीं कर सकते, और ज़्यादा गर्म वो नहीं सह सकते, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को पार्शियली रेगुलेट कर सकते हैं, बट हायर टेम्परेचर पे ही रेगुलेट कर सकते हैं वो अपने आप को। इनिशियली वो कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, ज़्यादा गर्मी हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये 3 टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स का ग्राफ है, इसको भी आप बना सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस क्या होती हैं कि हम लोग अपने आप को एनवायरनमेंट की वजह से इस तरह से मॉडिफाई कर लें कि हम अडेप्ट कर जाएं सिचुएशंस के तहत। मतलब जो सिचुएशंस हैं, जो भी चल रही हैं, जो एनवायरनमेंट की अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी तरह से हम अपने आप को ढाल लें इस तरह से कि हम उसके अंदर अच्छी तरह से रह पाएँ, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशन जो होती है वो सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में किसी भी हैबिटेट में हम लोगों को हेल्प करती है। अडेप्टेशंस की वजह से अलग अलग फीचर्स और अलग अलग स्पेशलाइज्ड फीचर्स हमारी बॉडीज़ में बन जाते हैं, ना सिर्फ हमारी बॉडी में, हर किसी ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 टाइप की अडेप्टेशंस होती हैं, एक होती है फिनोटिपिक अडेप्टेशंस और एक होती है जीनोटिपिक अडेप्टेशंस। फिनोटिपिक अडेप्टेशंस जो होती है वो आपकी बॉडी चेंजेस में ज़्यादा डेवलप होती है। आपकी फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप वर्ड का मतलब है बॉडी का जो विजिबल चेंज है। तो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी में चेंज आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली चेंज हो रही है, और इनको हम बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है, पॉपुलेशन बॉडी के थ्रू चेंज हो जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इकोफिन्स या फिर ईकैड्स। क्या बोलते हैं? ईकैड्स, ECADS, या फिर इकोफिन्स, ECOPHENES, जिनका फिनोटिपिक अडेप्टेशंस करते हैं। जीनोटिपिक अडेप्टेशंस का मतलब बॉडी के थ्रू बाहर से तो सेम ही दिख रहे हैं हम, पर अंदर से हमने कुछ ऐसी चीज़ का अडेप्टेशन कर ली, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी रेजिस्टेंस आ गई, कुछ ऐसी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान आ गया कि हमने अपनी बॉडी को अंदर से चेंज कर लिया। जीनोटाइप में, जीन्स में अगर फ़र्क आ जाएगा तो वो जीनोटिपिक अडेप्टेशन होती है। और जो ऑर्गेनिजम्स जीनोटिपिक अडेप्टेशन कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं इकोटाइप्स। इकोटाइप्स, ECOTYPES। तो फिनोटिपिक अडेप्टेशन और जीनोटिपिक अडेप्टेशन बाहर से और अंदर से बॉडी में अडेप्टेशन हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अडेप्टेशन इन प्लांट्स, ना सिर्फ एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स भी बहुत जगह पे अडेप्टेशंस करते हैं। तो वही हम अब आगे आ रहे हैं, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले अडेप्टेशन इन प्लांट्स जो है वो है जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में। जीरोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो बहुत गर्म जगह पे रहते हैं या फिर डेजर्ट्स में रहते हैं। तो इसमें कुछ अडेप्टेशन है, आप लोगों को एक बार NCERT भी रीड कर लेंगे इसके साथ साथ। सबसे पहली जो अडेप्टेशन है वो है, जो क्योंकि पानी नहीं मिलता, जीरोफिटिक की बात करें, पानी नहीं मिलता वहाँ पे, पानी बहुत ज़्यादा नीचे होता है अंडरग्राउंड, इसलिए जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप तक चली जाती हैं डेजर्ट प्लांट्स की। तो इसकी वजह से उन्हें पानी वो डीप से निकाल पाती हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है, जितने भी कैक्टस होता है, ओपुंशिया कहते हैं, OPUNTIA, ओपुंशिया प्लांट जो होते हैं उनमें कोई लीव्स नहीं होती। वो लीव्स नहीं, बल्कि उनमें लीव्स की जगह स्पाइंस बन जाते हैं, क्योंकि लीव्स जो है वो ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वेस्ट कर देंगी, तो लीव्स की जगह पानी बन जाते हैं, और उनका जो स्टेम होती है वही मेजरली फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से कम ट्रांसपिरेशन हो, कम से कम वाटर लॉस हो पाए। तो ये कुछ अडेप्टेशन है जो जीरोफिटिक प्लांट्स करते हैं। फिर आते हैं हम हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर वाले प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और उनमें सबसे पहली बात जो होती है, इन प्लांट्स में जो होता है, इनके ऊपर ना एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग। वैक्सी मतलब WAXY, वैक्सी कोटिंग मतलब वैक्स मतलब मोम जैसी कोटिंग होती है, और इसकी वजह से जो होता है ये डैमेज से बच जाते हैं। आपके वाटर से जो भी डैमेज होगा प्लांट को वो नहीं होता। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो होती है, इनमें फ्लोटिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे ये ऊपर बहुत सारे प्लांट्स ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। पानी में तो होते हैं बट ऊपर की साइड रहते हैं, मुंह जो होता है उनके ऊपर, तो वो फ्लोट करने के लिए हेल्प कर देते हैं। रूट्स में जो होती है
बहुत बार रूट हेयर की तो ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोफिटिक में पानी बहुत है। रूट हेयर तो पानी की ज़रूरत, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, बट क्योंकि पानी इतना सारा है तो रूट हेयर इनमें एब्सेंट होता है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में। ठीक है, तीसरे जो टाइप ऑफ अडेप्टेशन हो गई प्लांट्स में वो होती है हेलोफिटिक प्लांट्स की, HALOPHYTIC। हेलोफिटिक प्लांट्स का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सेलाइन एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। सेलाइन मतलब बहुत नमकीन, जहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सैलिनिटी की बात करी थी हमने, वही जो वहाँ पे रहते हैं तो उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स को भी झेल सकते हैं। ठीक है, और उनको उनके साथ रह सकते हैं। जो भी हेलोफिटिक प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, और ये बेसिकली सैलिनिटी को झेल सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस सॉल्ट की वजह से कम पानी को भी झेल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो आपने चैप्टर नंबर 5 11th क्लास में पढ़ा था, न्यूमेटोफोर्स हो जाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो बाहर को निकल जाती है, और सॉरी अंडरग्राउंड रूट जो होती है वो अंडरग्राउंड नहीं बाहर को निकल जाती है, तो उन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हेलोफिटिक प्लांट्स करते हैं। 3 टाइप की एडेप्टेशंस पढ़ी, जीरोफाइटिक जो कि डेजर्ट में होती है, एक्वेटिक में होती है, और सेलाइन कंडीशंस में होती है। ये तीनों की तीनों जो है आपकी एडेप्टेशंस है प्लांट्स में। अडेप्टेशन इन एनिमल्स में भी अडेप्टेशन, जैसे प्लांट होते हैं वो भी अलग अलग जगह पे अडेप्टेशन करते हैं, वैसे कुछ एनिमल्स भी अलग अलग जगहों पे अडेप्टेशन करते हैं। तो सबसे पहली जो है एग्जांपल है वो है कैंगरू रैट का। कैंगरू रैट जो होता है ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है, और इसको ना वाटर, क्योंकि डेजर्ट है तो वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये क्या करता है अपने जो बेली फैट होता है, बॉडी का जो फैट होता है उसको यूटिलाइज़ कर लेता है और वाटर की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेता है। इसके अलावा ये अपने यूरिन को बहुत कम वॉल्यूम में निकालता है, कम से कम सुसु आती है इसको, और अपने यूरिन को कंसनट्रेट कर लेता है। कंसनट्रेट का मतलब पानी कम और सॉल्ट्स जो है वो ज़्यादा आएंगे। जैसे आप लोग अगर किसी दिन पानी कम पिएंगे तो आपके जो बॉडी में से डार्कर कलर ऑफ यूरिन निकलेगा, इसलिए निकलेगा क्योंकि सॉल्ट्स ज़्यादा है, उसमें वाटर कम है। जब आप वाटर ज़्यादा पीते रहोगे तो यूरिन जो है बहुत क्लियर निकलेगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स कम, वाटर ज़्यादा हो जाएगा। तो कैंगरू रैट जो है वो कंसनट्रेशन, अपने यूरिन की कंसनट्रेशन को कंसनट्रेटेड कर देता है यूरिन को, और उसकी वजह से पानी कम करने की वजह से सॉल्ट ज़्यादा निकाल देता है, तो अपनी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है वाटर की। दूसरी चीज़ है डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट में जो लिजर्ड्स पाई जाती हैं ये बहुत जल्दी ना सनलाइट में जाती हैं, इनका टेम्परेचर ना गर्म हो जाता है, इनकी बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाता है, ये कन्फॉर्मर होती है। तो ये क्या करती है कि उस जगह से जैसी गर्मी ज़्यादा होती है तो ये अपने कहीं शेड वेड में घुस जाती है, जब तक टेम्परेचर जो है वापस नॉर्मल ना हो जाए इसकी बॉडी का। ठीक है, कभी कभार ये क्या करते हैं, ये अपने ग्राउंड में छेद कर लेती हैं, छोटे छोटे होल्स बना लेती हैं, जिन्हें हम बरोज भी कहते हैं, और उनके थ्रू ये सॉइल के अंदर चली जाती हैं, जिससे कि ये हीट से बच पाएँ। फिर आते हैं मैमल्स जो होते हैं कोल्डर एरियाज़ में। अगर आप देखोगे तो कोल्डर एरियाज़ में जो मैमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में फ़ैट तो ज़्यादा होता ही है, इसके अलावा उनके ईयर्स और लिम्स, हाथ पैर और कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्टर ईयर और लिम्ब होते हैं। इसको हम कहते हैं एलेंस रूल। क्या कहते हैं? एलेंस रूल। एलेंस रूल कहता है कि अपने टेम्परेचर को कम से कम मतलब हीट लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, ठंडे एरिया में हीट तो वैसे ही कम है, तो हीट लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए जो मैमल्स होते हैं वो अपने लिम्स और ईयर जो होता है वो छोटे कर लेते हैं। पोलर रीजन्स में थिक फैट तो आपको पता ही है, बहुत मोटे मोटे होते हैं, फैट की लेयर बहुत थिक हो जाती है, जिसकी वजह से हीट लॉस रिड्यूस हो जाती है और बॉडी हीट मेंटेन रहती है मैमल्स की। ठीक है, तो वो होते हैं आपके मैमल्स में। और चौथा हमारे पास ऑप्शन जो एडेप्टेशन एनिमल्स में, वो ह्यूमंस में हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। आप लोगों को पता होगा जब आप हायर एरियाज़ में जाते हैं, जैसे रोहतांग पास या मनाली के और ऊपर अगर जाएंगे, 3500 मीटर से ऊपर जाएंगे सी लेवल से, तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है, आपकी बॉडी में ऐसा लगता है उल्टी आ रही है, नौजिया होता है, बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, हार्ट बीट तेज धीरे हो जाती है, पैल्पिटेशंस होने लगती हैं। इसलिए होने लगती है क्योंकि जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम है, और हमारे को इनफ एटमॉस्फेयर मिल नहीं पाता है, तो हमारी बॉडी जो है वो इतनी तरह से एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती, इतनी ज़्यादा अडेप्ट नहीं हो पाती इतनी जल्दी। पर जो वहाँ के लोग हैं वो लोग वहाँ पे आराम से अडेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों में नेचुरली पाया गया है कि आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है, आरबीसी काउंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। इसके अलावा आपका ब्रीदिंग रेट उनका तेज़ होता है, हमें दिखता नहीं बट वो तेज़ होता है नॉर्मली, क्योंकि वो अडेप्ट कर चुके हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में। हम भी कुछ साल रहेंगे तो अडेप्ट कर लें, कुछ टाइम रहेंगे अडेप्ट कर लेते हैं। तो ह्यूमंस भी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और ईजिली वो वहाँ पे रह लेते हैं।